हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो मैं हूं डीके सिंह और आप यहां पे आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10 का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका झारखंड बोर्ड में ऑफिशियल वेबसाइट जो है झारखंड बोर्ड का, उसमें ये अपलोड किया गया है, जिसका आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सब्जेक्ट है आपका क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। ठीक है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव करना स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव भी देखना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले जस्ट आपको वैसे सारे क्वेश्चन मेरे जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में पहले से अपलोडेड है। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर के नाम से एक वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे सारे सब्जेक्ट पहले से अपलोडेड है। ठीक है ना। तो वहां पे आप जाकर एसएसटी वाला पेपर देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस पेपर भी 2022 वाला बोर्ड का भी और अभी जो मॉडल आ रहा है उसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पहले से किया हुआ है। ठीक है ना। लेकिन एक होता है कि हाँ भाई ऑफिशियल यहाँ पे आया हुआ है तो उसके बारे में भी कुछ बातें कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो इसीलिए वो सारी चीजें मैं यहाँ पे भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ पे आज से हम लोग सब्जेक्टिव भी देखना स्टार्ट करेंगे और अभी कल परसों तक होते होते आपका एग्जाम से पहले सारा एक बार रिवाइज करा दूंगा। वैसे सारा पढ़ाया हुआ चीज है तो कुछ नया तो है नहीं कि मतलब जो एग्जाम के लास्ट में देखना है वैसी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो आपको पहले से पढ़ाया हुआ है, उसका बस रिविजन कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट यहाँ देखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मॉडल पेपर 1 में दिया गया था, ये आपका बहुत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है ना। तो ये आपका 2-2 नंबर वाला है। तो आपको यहाँ पे 2-2 नंबर वाले 5 को सवाल का जवाब देना है, जो कि 10 नंबर के लिए होगा। ठीक है ना। 7 या 8 इसमें रहता है, ऐसे तो 7 दिया गया था, उसमें से कोई आपको 5 बनाना है। ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो फटाफट जो है सारा क्वेश्चन पहले से कराया हुआ है, इसीलिए मुझे ज्यादा बोलने का जरूरत तो है नहीं, है ना। तो आप फटाफट देखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहला यहाँ पे पूछा गया है कि कल्पनादर्श या यूरोपीय किसे कहते हैं। तो एक ऐसा समाज है जिसकी कल्पना, है ना, एक आदर्श होता है, उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, इसको हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, आप पूछा गया कि सत्याग्रह, है ना, कि सत्याग्रह जो है उसके विचार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सत्याग्रह के विचार से क्या समझते हैं। तो इसका मतलब है कि सत्य की शक्ति का आग्रह। ठीक है ना, यानी कि रिक्वेस्ट, और सत्य की खोज पर गांधी जी ने जोर दिया था और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसका मतलब क्या है कि सत्य की शक्ति का आग्रह होना। सही मतलब क्या है कि सत्य की शक्ति का आग्रह होना। ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम आपको लिखना है। तो राजनीतिक दल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे एक राजनीतिक दल वो होता है आपका जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है, नेशनल पार्टी होता है, और दूसरा वो होता है जो कि आपका स्थानीय होता है। जैसे मैं झारखंड के हिसाब से बात करूं तो झारखंड में स्थानीय पार्टियां भी है। जैसे मान लीजिए कि सुदेश महतो जी का पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू पार्टी। ठीक है। उसी प्रकार से आप मान लीजिए हेमंत सोरेन जी का जो पार्टी है आपका, वो आपका पार्टी हो गया JAM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य पार्टियां हमारे देश, हमारे भारत के अन्य अन्य राज्यों में, अलग अलग राज्यों में हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ पूछा नहीं गया है कि मतलब किस प्रकार की पार्टियां का नाम बताना है, दलों का नाम बताना है। यहाँ पे बस पूछा गया राजनीतिक दल, तो कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 2 को राष्ट्रीय पार्टी का नाम लिखा हुआ है जो आप सभी जानते हैं। पहला भारतीय जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी BJP, जिसके नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए आपका राहुल गांधी जी का जो पार्टी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिलहाल उनके जो नेतृत्व में अभी फिलहाल नहीं कार्य कर रही पार्टी, है ना। खैर उस पर हम लोग को अभी नहीं जाना है। ठीक है। तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पे नाम बता दिया, किस प्रकार से कोई भी नाम लिखें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किन्हीं 2 गैर परंपरागत, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्रोत मतलब वो कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहला मैंने लिखा जो सूर्य से मिलेगी, सौर ऊर्जा मैंने लिखा, पवन से मिलेगी, पवन ऊर्जा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये क्या है, गैर परंपरागत है। मतलब परंपरागत रूप से पहले से हम लोगों ने इसका इस्तेमाल तो मतलब नहीं कर रहे थे, लेकिन इसको गैर परंपरागत के कैटेगरी में, की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे जो पूछा गया है कि सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं बताइए। मैंने 4 लिखा हुआ है, 2 पूछा है तो अब 2 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी खासियत क्या है, ठीक है ना, इसका क्वालिटी क्या आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि छोटे से लेकर बड़े वाहनों के लिए भी सुविधाजनक होती है, पहला खासियत है। दूसरा खासियत क्या है कि घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण किसी भी जगह पे कराया जा सकता है, ठीक है ना। या कह लीजिए इसका कि इसमें खर्चा भी कुछ खास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अब रेलवे का कराना है तो बहुत अच्छा खासा उसमें खर्चा लगता है, ठीक है ना। तो उसके तुलना में अगर हमारी बात किया जाए तो ये सड़क जो परिवहन है उसमें बहुत कम लागत रखता है। इसका रोड सड़क बनवाने में भी काफी उतना खर्चा नहीं लगता जितना रेलवे वगैरह में लगता है, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह में लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा को परिभाषित करना है, ठीक है ना। मुद्रा यानी कि करेंसी, ठीक है। हर एक देश का दोस्तों आपका करेंसी होता है, यानी कि मुद्रा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मुद्रा को डिफाइन करेंगे कि करेंसी होता क्या है। तो मुद्रा क्या है, एक प्रकार का धन का ही रूप है ना। जो हमारा जो संपत्ति होता है, जो हमारा धन होता है, उसी का रूप है मुद्रा, है ना। जिसका हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने में उपयोग कर सकते हैं। और सही मायने में कहा जाए तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बहुत अच्छा मीडियम एक्सचेंज, यानी कि वस्तु का जो विनिमय है उसका सबसे अच्छा माध्यम इसको माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। वैसे मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे 6-7 जो भी क्वेश्चन दिया गया सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ 5 लिखना है एग्जाम में। ज्यादा आप लिख देंगे 7 तो आपको 7 दूना 14 नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो इस बात का खासा विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। मैं 7 इसलिए बता दे रहा हूँ कि इन 7 में से मान लीजिए कोई अगर आ जाता है तो आप अच्छा से लिख देंगे, इसलिए मैं 7 बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको 5 ही लिखना है। जब भी 7 पूछा गया है तो 7 में से किन्हीं 5 आपको बताना है, ऐसा निर्देश भी आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे इस जो 2-2 अंक वाले जो प्रश्न है उसके 7वें और आखिरी सवाल में हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। और इसका आंसर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उसको परिभाषित करना है कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या है कि वैसी कंपनियां जिसका कारोबार, यानी जिसका जो कामकाज है वो एक देश से अनेक देशों में, मतलब एक देश से अधिक देशों में, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी हो जाए, लेकिन एक देश से अधिक देशों में जिसका व्यापार है, जिसका कारोबार चलता है, उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अंग्रेजी में इसको MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉर्ट आंसर टाइप है लघु उत्तरीय, ठीक है ना, अति लघु उत्तरीय, इसको कहेंगे अति लघु उत्तरीय, तो मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, है ना, जो कि आपका शॉर्ट आंसर है, 3-3 नंबर वाले है। तो फिर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे भी आपके पास 7 से 8 सवाल रहेंगे, ऐसे 7 ही सवाल मान के चलिए। अभी जो मॉडल पेपर आया है कोडरमा प्रशासन के द्वारा, उसमें कई जगह मैंने देखा हुआ है कि 8 भी है, ठीक है, लेकिन वहां पे बोर्ड एग्जाम आपसे 7 दिया रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है, ठीक है ना। तो आपको 5 का जवाब देने के बाद क्या मिलेगा, 3-3 नंबर करके 5, तो 3×5 = 15 नंबर इसमें मिलने वाला, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 15 नंबर, सेक्शन ए आपका 2×5 = 10 नंबर का हो गया, ठीक है। तो चलिए, हम लोग इसका पहला सवाल, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप SAT, ठीक है ना, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि जो फ्रांसीसी लोगों के बीच जो सामाजिक पहचान है उसका भाव पैदा करने के लिए जो क्रांतिकारी थे, है ना, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या स्टेप उन्होंने लिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, फटाफट यहाँ आप देखना स्टार्ट कीजिए। ये सवाल ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपका ये जो सवाल है 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो ये सवाल को आप जो है अच्छा तरीका से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका सीधा सीधा आंसर लिखिए कि जो 1789 के आसपास है ना, 1789 में ये शुरू हुआ था फ्रांस का क्रांति, है ना। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे लोग राजा और रानी का जो परंपरा था वहां पे उससे सत्ता की जो सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिया गया। और फिर उन्होंने लोगों में क्या किया, एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, जिसमें से कुछ जो प्रमुख कदम है इस प्रकार से हैं। तो ऐसा आपको लिख देना, उसके बाद नीचे आप क्या क्या कदम लिया गया वो सारे कदम आपको नीचे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, इसका मतलब जो कंप्लीट आंसर है अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको क्या क्या मुख्य है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे
तो सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे पहला इसमें दोस्तों वो है आपका कि सबसे पहले जो पितृभूमि और नागरिक जैसे जो विचारों हैं उनमें संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, पहला। दूसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक नया है ना, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिससे पहले राजध्वज यानी राजध्वज या राष्ट्रध्वज कह सकते हैं कि जगह ले ली, ठीक है। थर्ड आपके पास है कि राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई और शहीदों का गुणगान किया गया या हुआ। चौथा क्या लिखेंगे कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया जिसने सभी नागरिकों के लिए समान यानी कि बराबर कानून बनाए, ये हो गया 4 नंबर। पांचवा आप क्या लिखेंगे कि आंतरिक आयात निर्यात। आयात निर्यात का मतलब होता है दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना। एक देश से दूसरे देश में जब खरीद बिक्री होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयात या निर्यात, ठीक है ना। हम अपने देश से दूसरे देश में भेजेंगे तो निर्यात के नाम से जाना जाएगा और दूसरे देश से अपने देश में लाएंगे तो आयात के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। आयात यानी कि इंपोर्ट और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो शुल्क है, इसका जो चार्ज है उसको समाप्त कर दिया गया और जो नाप तौल की जो व्यवस्था है वो हर जगह पे समान लागू किया गया, मतलब बराबर, समान यानी कि बराबर लागू किया गया, ठीक है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कंप्लीट होता है 3 मार्क्स वाला। याद रखेंगे दोस्तों, अभी हम लोग 3 नंबर वाले 3 अंक वाले प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी आपका 3 नंबर वाला ही है। तो इसमें देखिए कि जो सूरत बंदरगाह, ठीक है ना, सूरत बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जो पानी में जो जहाज वगैरह जो रुकती है उसको हम लोग बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है ना, हाशिए पर क्यों पहुंच गया। इसका आंसर देख लीजिए आप कि मशीनी उद्योगों, है ना, जो मशीनी उद्योगों के युग में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था और गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत के खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात में आई भारी कमी के वजह से 18वीं सदी के अंत तक सूरत बंदरगाह हाशिए पर चला गया। हाशिए पर जाने का मतलब क्या, देखिए ये पेज का क्या हो गया, हाशिया, मतलब इसको कोई नहीं पूछेगा उस टाइप वाला, तो ये हाशिए में चला गया, ठीक है ना। तो आपका कंप्लीट आंसर इतना है, आप फटाफट इसको जो है रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम लोग इस सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं, ठीक है ना, जो प्रोजेक्ट होते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं, जो मेन लाभ हैं, जो प्रमुख लाभ हैं, आपको उसको बताना है। तो पहला लाभ यहाँ पे देखेंगे कि बहुउद्देशीय योजनाएं जो है ना, उनसे क्या हो गया, तो सिंचाई की सुविधा बढ़ गया खेती बाड़ी के लिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ इससे पैदावार का मात्रा भी बढ़ गया। फिर क्या है कि बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने के लिए यानी कि उसका स्पीड को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया और लोगों की बर्बादी से बचाने में इसका विशेष योगदान रहा, ठीक है। थर्ड देखेंगे आप यहाँ पे कि इन बांधों ने भूख और अकाल, ठीक है ना, भूख और अकाल से लोगों को बचाया। चौथा यहाँ पे क्या देखेंगे कि इन बांधों ने हमारे कारखानों चलाने में, ठीक है ना, एवं हमारी सुविधा के लिए बिजली पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आपका 4 नंबर पार्ट हो गया। 5वां पार्ट यहाँ पे देखेंगे आप कि इन बांधों के कारण मछली पालन में, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपके पास बांध अगर बंधा हुआ है तो पानी का जो जमाव है आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, मछली पालन करने में भी सुविधा होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd का भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग 3 अंक वाले जो है चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक पेय फसल, ठीक है, पेय का मतलब क्या होता है, पीने योग्य, पीने लायक, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है ना। तो एक पेय फसल, ठीक है ना, पेय फसल का नाम बताना है तथा उसको उगाने के लिए जो अनुकूल है ना, जो जरूरत, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, उसको हम लोग को परिस्थितियों के बारे में भी लिखना है। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों कि चाय जो हमारा है वो एक पेय फसल है। इसको उगाने के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं, तो पहला क्या है यहाँ पे कि इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी, मिट्टी का नाम है, मिट्टी का एक प्रकार हो गया, सॉइल का टाइप है, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी चाहिए होगा, ठीक है ना, उत्तम भूमि चाहिए ढालू क्षेत्र का, ताकि पानी का ज्यादा जमाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। तो इसके बाद क्या है कि इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों, कुशल का मतलब क्या है, जिनको इनकी जानकारी अच्छी से होनी चाहिए कि मतलब भाई चाय का खेती होती कैसे है। अगर उनको खेती की जानकारी नहीं रहेगी तो उत्तम खेती कैसे होगी, ठीक है ना। तथा जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर काम करेंगे, लेबर है ना, उनका जो पेमेंट है, जो दिहाड़ी मजदूरी, वो भी कुछ खास नहीं होना चाहिए। कुछ जब बहुत ज्यादा रहेगा तो ज्यादा पैसा आपको मजदूरी में खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सस्ता भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के
बीच में आवश्यक है। ठीक है, और इसके लिए जो बारिश है, जो वर्षा है, वो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या लिखना, 4 को भौगोलिक परिस्थितियां यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन आपको लिखने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है ना, 4 नंबर आपका इसका भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। ठीक है ना, जो सत्ता की जो साझेदारी है उसका मतलब आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सत्ता का साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे जो चुनाव होते हैं, है ना, इलेक्शन होते हैं हमारे देशों में, हमारे राज्य में, ठीक है, तो कई दफा क्या होता है कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। किसी एक पार्टी को जो है संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, तो 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिलते हैं, राजनीतिक पार्टियां मिलते हैं और सरकार बनाती हैं, जिसे हम लोग गठबंधन का सरकार, अलायंस गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो यह क्या है, सत्ता का साझेदारी है। तो इसके कुछ लाभ भी हैं और क्यों जरूरी है इसके बारे में मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का जो अंदेशा है, टकराव जो है, झगड़े वगैरह थोड़ा कम रहेंगे। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। ठीक है ना, इसको लोकतंत्र की आत्मा भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट है कि इससे विभिन्न वर्गों के, अलग अलग वर्ग के जो उत्थान है, उत्थान का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो उनके उत्थान में जो है मदद मिलती है, सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका संपूर्ण आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, ये भी आपका 3 अंकीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपसे पूछा गया है कि जो दबाव समूह होता है ना, प्रेशर ग्रुप, है ना, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया 6 में कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर देखिए कि आपको लिखना है यहाँ पे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है, इस प्रकार से लिखना है। 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिख सकते हैं, है ना, 4, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 लिखेंगे तो भी 3 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है ना, तो राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं, जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है, पहला पार्ट। दूसरा लिखेंगे कि राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका, है ना, प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उसका नियंत्रण होता है, जबकि इसके उल्टा, इसके विपरीत देखेंगे तो दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि राजनीतिक दलों में अनेक नेता होते हैं, जबकि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा होता है। तो आपका तीसरा मतलब जो पार्ट हो गया यहाँ पे, तो 3 अंतर हमने बताया आपको कि दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप और राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में 3 प्रमुख अंतर होते। तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन 3 नंबर का आपका सवाल है तो बहुत ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपका फिनिश होता है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास कि जो खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 2 उदाहरण, पहला मैंने क्या लिखा कि परिवहन में सुधार करके एवं कम दरों पर, है ना, कम दरों पर जो भोजन सामग्री है, खाने की जो पदार्थ है, वो सीधा अंतिम बाजार तक, अंतिम बाजार का मतलब क्या है, जहां से सीधा कस्टमर यानी कि ग्राहक खरीद सकता है। ठीक है ना, वहां तक पहुंचाना, ये भी एक उदाहरण हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मांस को फ्रिज में रखकर जो है आयात निर्यात किया जाने लगा। ठीक है ना, पहले जब व्यवस्था नहीं था तो मीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, थोड़ा सा बिक्री करना, निर्यात आयात करना संभव नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है जब ये सब व्यवस्था आ गया तो इनको करना संभव होने लगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंकों की क्रियाविधि का वर्णन करना है। ठीक है ना, बैंक कैसे कार्य करती है उसके बारे में आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बैंकों का क्रियाविधि के बारे में कि बैंक क्या है दोस्तों, सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। ठीक है ना, सेवा क्षेत्र से संबंध रखने वाला एक वित्तीय संस्था है जो क्या करता है, डबल मैंने लिख दिया, काट दिया, जो क्या करता है, जनता से धनराशि, पैसा डिपॉजिट करवाता है, जमा करता है तथा जनता को ऋण देने का भी काम करता है। ठीक है, आम जनता जब अपनी बचत राशि जो है, जो सेविंग पैसा है, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से या ब्याज कमाने की दृष्टि से, ज्यादा सुरक्षा कहिए, ब्याज तो बहुत ज्यादा बैंक से हम लोग को मिलता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बैंक जो है हमको ज्यादा ब्याज पे पैसा देगी, लेकिन बैंक हमसे जब लेगी ना तो हमारे लिए हुए पैसा पर, जमा राशि पे बहुत कम ब्याज देती है। तो खासकर सुरक्षा के इंतजाम से बैंक में रखा जाता है। ठीक है ना,
तो यहाँ तक ठीक है। और इस प्रकार बैंक क्या करता है, जो प्राप्त जमा राशि, जो धनराशि होती है जो हम लोग जमा करते हैं, उसका उपयोग बैंक कैसे करेगी, ऋण के रूप में। ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लोन बोलेंगे, ठीक है ना। कर्जा के रूप में वो क्या करती है, बड़े बड़े व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योगपतियों को देती है और ब्याज कमाती है। चूंकि मैंने दोस्तों आपको पहले बताया कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है ना, मतलब सर्विस सेक्टर का। तो बैंक क्या करेगी कि हमारे ही पैसा से मतलब पैसा कमाएगी, ताकि अपने स्टाफ वगैरह का भी जो है मतलब जो है वेतन, सैलरी, सारा कुछ मेंटेनेंस को देखना होता है, तो हमारे ही पैसा से वो पैसा कमाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैसे तो 7 होना चाहिए था, लेकिन मॉडल प्रश्न में यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो मैंने 8 आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपका आखिरी सवाल था। हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे अब 5 नंबर वाले सवाल पे। 3 नंबर वाला आखिरी सवाल मैंने बता दिया, अब लोग 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 5 नंबर वाले 3 सवाल आपको बनाने हैं, कम से कम 5 ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन आपको 3 बनाना है, तो 5 दिए 15 नंबर को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला सवाल जो पूछा गया दीर्घ उत्तरीय है ना, लॉन्ग आंसर टाइप का, कि G77 से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, और इसकी आधार पर जो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, इसका आपको व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह एक विकासशील देशों का समूह होता है जिन्हें 1944 में होने वाले जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था उसके नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, ठीक है ना। इसलिए वे क्या किए कि नए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे, ठीक है। उसके बाद आपको पहला पॉइंट लिखने के बाद आगे आपको लिखना है यहाँ पे कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पर मुद्रा कोष जो होता है आपका, और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का भी यहीं से जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। जुड़वा क्यों, पहला ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जबकि दूसरा आपका क्या हो गया, विश्व बैंक, ठीक है ना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए इतना आपको आंसर लिखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका 5 नंबर के लिए सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि शासन के संघीय और एकात्मक, ठीक है ना, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। तो संघात्मक के लिए अलग मैंने लिखा हुआ है, एकात्मक के लिए टेबल मैंने अलग लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, जबकि इसमें संपूर्ण सत्ता केंद्र के पास होता है, ठीक है। उदाहरण देखिए, इसमें भारत देश आ गया, इसमें उदाहरण इंग्लैंड है, फ्रांस है, श्रीलंका, इस प्रकार से, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, संघात्मक में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती, जबकि यहाँ पे जारी किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे कि संविधान जो है अक्सर यहाँ पे कैसा होता है, कठोर होता है, जबकि यहाँ पे लचीला होता है। इसमें जो केंद्रीय सरकार है अपनी मर्जी से, केंद्रीय सरकार जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है, जबकि यहाँ परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी कंप्लीट होता है। आगे लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है कि तृतीय क्षेत्र को आमतौर पर लोग सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बड़े पैमाने पर योगदान देता है, और इसमें भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है ना। तो तृतीय क्षेत्र क्या करता है, भारत में रोजगार के विशाल अवसर प्रदान करता है, बहुत ज्यादा रोजगार अब जो है तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में मिलता है, और इसने भारत में क्या किया, सारे विदेशी निवेश को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया हुआ है, ठीक है। अतः यह महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहेंगे आपका, जिसमें से 3 बताना है, ठीक है ना। तो मैंने 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो मैं 5वां जो सवाल है जो मानचित्र वाला, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो जो 5वां सवाल मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हुआ उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए, मृदा अपरदन क्या है, किसे कहते हैं, इससे बचाव के क्या क्या उपाय है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब पवन है ना, हवा, जल या जो हिमनद है आदि की वजह से भूमि का जो ऊपरी सतह है जब नष्ट हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि अपरदन या मृदा अपरदन के नाम से जानेंगे। तो इसके जो बचाव के लिए उपाय हो, निम्नलिखित उपाय है। पहला क्या है कि जो मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाना है, ताकि वृक्ष का जो जड़ें हैं उसको पकड़ के रखेगी। दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा हमारे पास है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करने से भूमि क्षरण की मात्रा को कम किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका, ये भी बचाने का उपाय है। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों का खेती करना है, इससे भी भूमि नियंत्रण में हमको मदद मिलती है। और लास्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि ऐसे तो 4, 5, 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
कि चौथा, एक तीसरा तो मैंने बता दिया, चौथा क्या है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग मिलेंगे मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड के साथ। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सोशल साइंस का पहला मॉडल सब्जेक्टिव पेपर आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। या इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।